आज हम लोग पैथोलॉजी का एक टॉपिक करने जा रहे हैं, स्ट्रोक को अंडरस्टैंड करने से पहले आप लोगों को कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ेस क्या होती हैं और उसके अंदर क्या हो रहा होता है। बेसिकली एनी एब्नॉर्मलिटीज़ ऑफ द ब्रेन कॉज बाय पैथोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ द ब्लड वेसल्स की वजह से हो रही हो, वो क्या करवा रही होती है, सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़। उसके 3 मेजर कॉजेज़ हो सकते हैं, कैटेगरीज हो सकती है, जिसमें थ्रोम्बिस आ जाता है, एम्बोलिज्म आ जाता है, हैमरेज आ जाता है। कंसिडर्ड एट 2 प्रोसेस, क्या प्रोसेसेस हो रहे होते हैं इसके अंदर वो देखना पड़ता है, और उसी की बेस पे हम जो है वो डिजीज़ को क्या कर रहे होते हैं, कैटेगराइज कर रहे होते हैं। दुनिया के अंदर 3rd मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो है वो सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ है, जो कि सीनस डिजीज़ के अंदर आती है। स्ट्रोक क्या होता है, बेसिकली सडन एंड ड्रामेटिकल डेवलपमेंट ऑफ द फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होता है। किस वजह से होता है, वेस्कुलर इम्पेयरमेंट की वजह से। या तो वहाँ पे क्या हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, या क्या हो जा सकता है, हाइपोक्सिया, स्कीमिक हो सकता है, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो सकती है। तो किसी भी वेस्कुलर चेंजेस की वजह से जो चेंजेस आ रही होती है, बेसिकली वो क्या कहलाता है, स्ट्रोक कहलाता है। और 10% ऑफ ऑल द डेथ इन यूनाइटेड स्टेट किसकी वजह से हो रही होती है, स्ट्रोक की वजह से आ रही होती है। 500,000 न्यू विक्टिम ईच ईयर रिपोर्ट हो रहे होते हैं। इसका मेन कॉज क्या होता है, किन लोगों को ज़्यादा हो रहा होता है, दोज पेशेंट हु हैविंग एन हाइपरटेंशन या सेरिब्रल एथिलोस्क्लेरोसिस या बोथ, इस वजह से क्या हो रहा होता है, स्ट्रोक हो रहा होता है। एंड नाउ द पॉइंट इज, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ स्ट्रोक। सिम्टम ऑफ स्ट्रोक क्या होते हैं, बेसिकली डिफरेंट होते हैं। आपको कैटेगराइज करना पड़ता है कि आपको हेमरेजिक है या आपको स्कीमिक है। आगे चल के हम थोड़ी सी इसकी डिटेल देखेंगे, टाइप को एसोसिएट करेंगे सिम्टम्स के साथ। सेरिब्रल ब्लड फ्लो 50 ml पर मिनट टू ईच 100 ग्राम्स ऑफ टिश्यू को चाहिए होता है। रिमेन कॉन्स्टेंट ओवर द वाइड रेंज ऑफ बीपी एंड इंट्राक्रैनियल प्रेशर बिकॉज ऑफ ऑटो रेगुलेशन ऑफ वेस्कुलर रेजिस्टेंस। ये एक अमाउंट बताई गई है कि इतना ब्लड चाहिए होता है, और इतना जो है वो कितना होता है, ज़रूरी होता है उसके अंदर, वेसल्स के अंदर रहने के लिए। अच्छा, किस चीज़ की मेंटेनेंस के लिए, इंट्राक्रैनियल प्रेशर के लिए और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के लिए। ब्रेन में भी डिप्रीव्ड ऑफ ऑक्सीजन बाय सेवरल मैकेनिज्म, फंक्शनल हाइपोक्सिया हो जाता है। किस तरह से होता है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। ये ऑक्सीजन प्रॉपरली जो है वो पहुंच नहीं पा रही है, ठीक है, ब्लड जो है ऑक्सीजन को लेके ही नहीं आ रहा है उस टिश्यू तक। ये ऑक्सीजन जो है वो इनहिबिट हो गई है टिश्यू के अंदर, तो फिर क्या हो जाता है, फंक्शनल हाइपोक्सिया हो जाता है। और उसकी वजह से क्या हो रहा होता है, स्कीमिया हो रहा होता है, ट्रांजिट परमानेंट आफ्टर इंटरप्शन ऑफ नॉर्मल सर्कुलेटरी फ्लो। 2 टाइप्स ऑफ एक्यूट इस्कीमिक इंजरी होती है, ग्लोबल सेरिब्रल इस्कीमिया होता है या फोकल सेरिब्रल इस्कीमिया होता है। ग्लोबल सेरिब्रल इस्कीमिया क्या होता है, अकर्स व्हेन देयर इज़ अ जनरलाइज्ड रिडक्शन ऑफ सेरिब्रल परफ्यूजन, जिसकी एग्जांपल है कार्डिक अरेस्ट, शॉक या सिवियर हाइपोटेंशन। और फोकल सेरिब्रल इस्कीमिया क्या होता है, रिडक्शन या सिसेशन हो जाती है ब्लड फ्लू की लोकलाइज्ड एरिया ऑफ द ब्रेन के अंदर, तो आप उसे क्या कॉल कर रहे होते हैं, फोकल सेरिब्रल इस्कीमिया आप उसे कॉल कर रहे होते हो। आउटकम ऑफ सीवियर हाइपोटेंसिव एपिसोड प्रोड्यूस ग्लोबल सेरिब्रल इस्कीमिया वेरीज विद सीवियरिटी ऑफ इंसल्ट। ये डिपेंड कर रहा होता है माइल्ड केस है या सीवियर केस है, किस तरह का केस है और किस तरह से ये रिपोर्ट हो रहा है। माइल्ड केसेस में क्या होता है, ट्रांजिट पोस्ट इस्कीमिक कन्फ्यूजन हो रही होती है विथ इवेंचुअल कंप्लीट रिकवरी हो जाती है, नो इरिवर्सिबल टिश्यू डैमेज हो रहे होते हैं, और पेशेंट को थोड़ी देर के लिए जो है वो सिम्टम्स आ रहे होते हैं, और उसके बाद क्या हो जाता है, पेशेंट ऑटोमेटिकली रिकवर हो जाता है। नेक्स्ट है कि ब्रेन डेथ क्या होती है, परसिस्टेंट एविडेंस ऑफ डिफ्यूज कॉर्टिकल इंजरी अगर हो जाए या ब्रेन स्टेम आपका डैमेज हो जाए उस पेशेंट का, जिसकी वजह से क्या होता है, रिफ्लेक्सेस नहीं मिल रहे होते हैं, रेस्पिरेटरी ड्राइव में प्रॉब्लम हो रही होती है क्योंकि ब्रेन स्टेम की सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होता है, और रिसेप्टर्स जो है उसके अंदर डैमेज हो रहे होते हैं। एब्सेंट सेरिब्रल परफ्यूजन, तो वो क्या कहलाता है, आपका ब्रेन डेथ। मैकेनिकल वेंटिलेशन में क्या होता है, ब्रेन जो है ना वो किसके अंदर जा रहा होता है, ऐसे फंक्शन के अंदर जा रहा होता है जहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रही होती, ऑक्सीजन का डेफिसिट आ रहा होता है। अब आता है ग्लोबल सेरिब्रल इस्कीमिया में क्या होता है, ब्रेन स्वॉलो हो जाता है, सर्कस और गायरा होता है, आपको पता है, सल्काय नैरो हो जाता है और गायरा क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। अच्छा, क्लिनिकल सिम्टम्स क्या होते हैं, पुअर डिमार्केशन बिटवीन ग्रे एंड वाइट मैटर। उसमें क्या होता है कि बिल्कुल पेशेंट जो है वो नहीं कर पा रहा होता है कैटेगराइज ग्रे और वाइट मैटर को। अच्छा,
और क्या हो रहा था, अर्ली चेंजेस 12 to 24 आवर्स में क्या हो रही थी, एक्यूट न्यूरोनल सेल डैमेज हो रहा होता है, जो कि कैरेक्टराइज बाय माइक्रोवेस्कुलाइजेशन, देन इजोनोफीलिया ऑफ न्यूरॉन्स, साइटोप्लाज्म एंड लेटर न्यूक्लियर साइक्नोसिस एंड कैरोग, सिमिलर चेंजेस सीन इन एस्ट्रोसाइट लेवल के ऊपर जो है वो चेंजेस हो रही होती है, न्यूरल सेल जो है वो डैमेज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, माइक्रोवेस्कुलाइजेशन जो है ना वो क्या हो रही होती है, इम्पेयर्ड हो रही होती है, और इजिनोफीलिया हो रहा होता है, इसी वजह से न्यूरॉन। अब आप इसका क्या करवाएंगे, जब आप लैब टेस्ट वगैरह भी करवाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको क्या मिलेंगे, न्यूक्लियर लेवल के ऊपर चेंजेस मिल रहे होंगे, जो भी इसकी जो साइटोजेनेसिस या आप उसकी सेल्स एनालिसिस करवा रहे होंगे। सेल्स मोस्ट सस्पेक्टेबल टू द ग्लोबल सेरेब्रल इस्कीमिया में पैरामिडल और हिपोकैम्पस, दूसरा होता है परकिंजी सेल ऑफ द सेरिब्रल और पैरामिडल सेल इन द न्यू कॉर्टेक्स रीजन के अंदर आफ्टर एक्यूट इंजरी रिएक्शन टू द टिश्यू डैमेज। इन एरियाज़ को भी क्या कर रहे होते हैं, इफेक्ट कर रहे होते हैं, और इन एरियाज़ के अंदर ज़्यादातर सस्पेक्ट कर रहे होते हैं। ग्लोबल सेरिब्रल इस्कीमिया सब एक्यूट चेंजेस में कितनी देर में आती है, 24 घंटे से लेके 2 हफ्तों के अंदर अंदर जो है वो पेशेंट रिपोर्ट कर रहा होता है सिम्टम। इसके अंदर टिश्यू की नेक्रोसिस हो जाती है, मैक्रोफेजेस हो रहे होते हैं, इंगल्फ करना शुरू कर देते हैं, वेस्कुलर प्लोरिफिकेशन हो रही होती है, इसके अलावा रिएक्टिव ग्लियोसिस हो रहा होता है, डिफरेंट चेंजेस आ रही होती है। 2 वीक्स के बाद जाके रिपेयर होता है, नेक्रोटिक टिश्यू को रिमूव कर रहे होते हैं, सारी की सारी चीज़ें, आपने इतना डिटेल में नहीं जाना। और दूसरा आ जाता है ग्लोबल सेरिब्रल इस्कीमिया। क्या होता है कि बॉर्डर जोन होता है, वाटर शील्ड इन्फाक्ट होता है, वेज शेप्ड एरिया होता है, इन्फाक्शन हो रहा होता है, डेट अकर इन रीजन ऑफ द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर हो रहा होता है, मोस्ट कॉमनली डिस्टल फील्ड के अंदर हो रहा होता है, आर्टेरियल इरिगेशन हो रही होती है, और हाइपोटेंशन एपिसोड्स के बाद यूजुअली ये रिपोर्ट कर रहा होता है। वाटर शील्ड एरिया क्या हो रहा होता है, इन्फाक्ट हो रहा होता है, वहाँ पे चेंजेस आना शुरू हो जाती है। इन सेरिब्रल हेमिस्फीयर बॉर्डर जोन बिटवीन एंटीरियर मिडलाइन आर्टरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाती है, पूरी की पूरी इम्पेयर्ड होना शुरू हो जाती है। दिस इज द सेरिब्रल इन्फाक्शन। रेड न्यूरॉन्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है न्यूट्रोफिल्स, इन्फ्लेशन, मैक्रोफेज, ये आप देख रहे हैं, ग्लियोसिस, इन्फाक्ट 3 वीक्स पे ऐसा होता है, 1 वीक ऐसे, मोर देन 3 वीक्स, इस तरह की चेन। रेड न्यूरॉन्स, डेब्रिस, मोनोन्यूक्लियर्स फॉर्म, दिस इज हिस्टोपैथोलॉजी। आपने जो चीज़ें याद रखनी है जो आपके मतलब की है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसकी क्लासिफिकेशन होती है, इन्फाक्ट किस तरह का है, एनेमिक है या हेमरेजिक है। दूसरा अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ इन्वॉल्वमेंट, इसने कौन से रीजन को जो है इफेक्ट किया, कॉर्टिकल या सब कॉर्टिकल, कॉर्टिकल खाली या लैमिनल है, ठीक है। आर्टीरियल इन्फेक्शन किसकी वजह से होता है, आर्टीरियल सप्लाई जो हो रही होती है उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाए, या वहाँ पे जहाँ से सप्लाई हो रही है वहाँ पे कोई चीज़ आके ऑक्लूड हो जाए प्रॉक्सिमल एरिया के अंदर, तो तब आर्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा होता है। या प्रेजेंस एंड एफिकेसी ऑफ कोलैटरल सर्कुलेशन, जो कि मेजर सोर्स है, क्या होता है मेजर सोर्स फ्लो का, क्या होता है सर्कुलोफिलस का कोलैटरल फ्लो होता है, वहाँ पे जाके जो है वो कोई चीज़ ऑक्लूड हो जाए, तब क्या हो जाता है, आर्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा होता है। Rapidity of occlusion, the more common, more extensive. Commonest site, carotid bifurcation, middle cerebral artery, either end of basilar artery, ये वो एरियाज हैं जो आपको याद होने चाहिए। इसके अलावा जो आपकी चीज़ें हैं, क्या इसके कॉज हो सकते हैं, आपको कॉज पता होना चाहिए। इंट्रा सेरिब्रल हैमरेज के क्या कॉज हो सकते हैं, स्मॉल इंटर पैरेन्काइमल वेसल्स जो है वो रप्चर हो जाती है, जिसकी वजह से इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो रहा होता है। मोस्ट कॉमन अंडरलाइंग कॉज ऑफ प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर्स वगैरह हो गए, हाइपरटेंशन के पेशेंट में रिपोर्ट हो रहा होता है। 60 साल से ज़्यादा बड़े लोगों को क्या हो रहा होता है, ये प्रॉब्लम हो रही होती है। नंबर ऑफ चेंजेस क्या हो रहे होते हैं, वेसल्स वॉल में हो रहे होते हैं। इसके अंदर मैंने आपको बताया आर्टीरियोस्क्लेरोसिस हो रहा होता है स्मॉल वेसल्स के अंदर, लार्जर आर्टरीज़ के अंदर। अब जितनी बड़ी वेसल्स होगी इतने सीवियर उसके सिम्टम्स होंगे। अगर माइनर हो रहा होता है तो सिम्टम्स खुद ही आते हैं और खुद ही चले जाते हैं। प्रोलिफरेटिव चेंजेस आ रही होती है, नेक्रोसिस हो रही आती है। इंटरसेरिब्रल 5 साइट्स ऑफ हाइपरटेंशन हेमरेज में क्या होता है, क्यूटेमन में 50 to 60% हो रहा होता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर वाइट मैटर को इन्वॉल्व करता है, थैलेमस कॉन सेरिब्रल वाइट मैटर को आपको पता होनी चाहिए, वो थोड़ी सी और मैं आपको एडिशनली बता देती हूँ अकॉर्डिंग टू ये बुक।
इंट्रासेरेब्रल हेमरेज होता है, जिसकी क्या हो रहा होता है, ब्रेन पैरेन्काइमल जो एरिया वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही होती है, ठीक है। क्लासिकली ड्यू टू द रप्चर ऑफ चारकोट बॉचर्ड माइक्रो एन्यूरिज्म हो रहा होता है वहाँ पर। किसकी कॉम्प्लिकेशन होती है, हाइपरटेंशन की वजह से, या ट्रीटमेंट हाइपरटेंशन का जो पेशेंट ले रहा होता है वो क्या कर दे, एकदम से स्टॉप कर दे या बिल्कुल लेना बंद कर दे, तो उसकी वजह से भी हो रहा होता है। सेकेंडली इसके अंदर क्या हो रहा होता है, बेसिल गैंग्लिया इज़ द मोस्ट कॉमनेस्ट साइट होती है। क्रिस्प प्रेजेंटिंग कंप्लेन के साथ पेशेंट आ रहा होता है, सिवियर हेडेक हो गया, नोजिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया और इवेंचुअल कोमा हो गया, ये इंट्राक्रैनियल हेमरेज की प्रेजेंटेशन होती है। दूसरी चीज़ है स्कीमिक की, मैं थोड़ा सा और इसको रिवाइज़ करवा दूँ अकॉर्डिंग टू योर बुक, ताकि आप जब बुक पढ़ें तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी हो। स्कीमिक स्ट्रोक क्या कहलाता है, रीजनल इस्कीमिया की वजह से हो रहा होता है, और उसमें क्या हो रहा होता है, न्यूरोलॉजिकल फोकल डेफिसिट हो रहा होता है मोर देन 24 आवर्स। और अगर ये 24 आवर्स से कम का एपिसोड हो तो आप इसको क्या कह रहे होते हो, ट्रांजिट इस्कीमिक अटैक कह रहे होते हो, TIA, जो कि आपने सुना होगा ये जो वर्ड यूज़ हो रहा होता है। किस किस वजह से हो रहा होता है, इसकी क्या क्या फर्दर टाइप हुए आपको मैं अभी बता चुकी हूँ। थ्रोम्बोसिस की वजह से, एम्बोलिस की वजह से ये लेक्यूलर स्ट्रोक हो रहा होता है। ये 3-4 चीज़ें जो कि स्ट्रोक करवा रही होती है। थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक की वजह से क्या हो रहा होता है, रप्चर हो जाता है एथिलोस्क्लेरोटिक प्लाक, ठीक है। और एथेरोस्क्लेरोसिस यूजुअली डेवलप होती है अ ब्रांच पॉइंट बाइफल्केशन ऑफ इंटरनल कैरोटिड एंड मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, ये सर्किल ऑफ विलस के वहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। और वो जो प्लाक एकदम ब्रेक हो जाए तो आप उसको क्या कह रहे होते हो, और जाके ऑक्लूड हो जाए इसको आप कह रहे होते हैं थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक कह रहे होते हो। दूसरा एम्बोलिक स्ट्रोक किस वजह से होता है, ड्यू टू थ्रोम्बो एम्बोलाई की वजह से। मोस्ट कॉमन सोर्स है एम्बोलाई का, और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट से ये जो है ना माइग्रेट कर रहा होता है, आर्टेरियल फिब्रिलेशन इसमें जो हो रही होती है। यूजुअली इन्वॉल्व द मिडिल सेरेब्रल आर्टरी, ये आपने चीज़ इन्वॉल्व रखनी है जब आप MRI या CT करवा रहे होते हो तो वहाँ पर आ रहा होता है कि मिडिल सेरेब्रल आर्टरी इन्वॉल्व है, इंटीरियर है, पोस्टीरियर है, कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व है। इसकी वजह से क्या हो रहा होता है, हेमोरेजिक इन्फार्क्ट हो रहा होता है पेरिफेरल ऑफ द कॉर्टेक्स के नियर बाय। लेक्यूनार स्ट्रोक किस वजह से हो रहा होता है, हाइलिन एथेरोस्क्लेरोसिस कॉम्प्लिकेशन होती है हाइपरटेंशन की, उसकी वजह से लेक्यूनार स्ट्रोक हो रहा होता है। और इसमें कौन सी इन्वॉल्व होती है, लेक्यूनाई स्ट्राइल वेसल्स इन्वॉल्व हो रही होती हैं, और स्मॉल सिस्टिक एरिया इन्फ्रैक्शन का हो रहा होता है, वहाँ पे इन्फेक्शन हो रही होती है। इंटरनल कैप्सूल जो है वहाँ पे इन्वॉल्व हो रही होती है, और थैलेमस लीड्स टू द प्योर सेंसरी स्ट्रोक। अच्छा, नेक्स्ट है आपका स्कीमिक स्ट्रोक किसकी वजह से हो रहा होता है, लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस की वजह से हो रहा होता है। इजिनोफिलिक चेंजेस आ रही होती है, मैंने आपको बताया साइटोप्लाज्म निक्रोसिस के अंदर, ये सबसे पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो रही होती है 24 आवर्स के अंदर अंदर। इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द न्यूट्रोफिल्स स्टार्ट हो जाती है जैसे जैसे 1 से 3 दिन गुजरते हैं। माइक्रोग्लियल सेल्स का डेफिसिट स्टार्ट हो जाता है, ये ब्रेकिंग डाउन शुरू हो जाती है 4 से 7 दिन जैसे ही गुजरते हैं, और 2 से 3 हफ्ते गुजरते हैं तो ग्रैनुलेशन टिश्यू हो जाता है। तो ये 4-5 इसके स्टेजेस हैं। और आखिर में क्या हो रहा होता है, फ्लूइड फिल्ड सिस्टिक स्पेस अराउंडेड बाय द ग्लायल, ये सारे के सारे हो रहे होते हैं। तो ये स्कीमिक स्ट्रोक के बारे में आपको डिटेल बता दी है। अब हम नेक्स्ट चलने वाले हैं अपना, ये आपको मैंने बुक से भी बता दिया है, ये एग्जाम्पल्स हैं, ये तस्वीरें लगी हुई है थैलेमिक हेमाटोमा। सब आर्कनॉइड हेमरेज की तरफ जा रहे हैं हम लोग। सब आर्कनॉइड हेमरेज एंड रप्चर सेक्युलर एन्यूरिज्म। सब आर्कनॉइड हेमरेजेस किस वजह से होता है, रप्चर ऑफ द सेक्युलर बैरी एन्यूरिज्म इस वजह से हो रहा होता है, और इसके अंदर ब्लीडिंग हो रही होती है सब आर्कनॉइड स्पेस के अंदर। पेशेंट जो है वो कंप्लेन कर रहा होता है, सडन हेडेक होता है, और वो इतना हेडेक है वो कहेगा कि मेरी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा ये हेडेक है। और क्या हो रहा होता है, जब आप ऐसे पेशेंट का लंबर पंक्चर करवाएंगे तो वहाँ पे क्या मिल रहा होगा, ज़ेंथ्रोक्रोमिया येलो मिल रहा होगा ड्यू टू ब्ल्यूरिबिन ब्रेकडाउन की वजह से। मोस्ट फ्रीक्वेंटली 85% ड्यू टू द रप्चर ऑफ बैरी एन्यूरिज्म की वजह से हो रहा होता है, जबकि इसका अदर कॉज क्या हो जाता है, एवी मालफोरेशन एंड एंटीकोगुलेंट फ्लैट, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। बैरियो एन्यूरिज्म में क्या हो रहा होता है, अर्थ इनवॉल्व सेक्युलर आउट पॉचिंग होती है, like a medial layer increasing the risk of rupture, वहाँ पे रप्चर का रिस्क बढ़ जाता है। मोस्ट फ्रीक्वेंटली लोकेटेड इन द एंटीरियर सर्कल ऑफ विलस पे होता है ये ज़्यादातर, जो इसमें इन्वॉल्व कर होता है एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी को ये ज़्यादातर इन्वॉल्व कर होता है, और ये एसोसिएटेड होता है मार्फन सिंड्रोम से, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। तो ये इस वजह से क्या हो रहा होता है, ये इसका कॉज बनता है। यहाँ पे ये जो मैंने आपको जो भी बताया आपकी बुक में लिखा है, PPT में भी लिखा हुआ है, एक्सटेंशन ऑफ द ट्रॉमेटिक हेमाटोमा, ये सारे के सारे इसके कॉजेज़ है। दिस इज़
सब एर्गोनाइड स्पेस के अंदर हो रहा होता है ब्लीडिंग, अभी आपको बताई है मैंने, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुकी हूँ। ये पिक्चर आपके सामने, रप्चर पेरी एन्यूरिज्म, आप देख रहे हैं किस कदर ब्लीडिंग हुई हुई है, वेस्कुलर मार्फोरेशन की वजह से हो रहा होता है, लार्जर वेसल्स को ये इन्वॉल्व कर रहा होता है, हाइपरटेंसिव सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीज़ेस की वजह से हो रहा होता है, लाइक इन्फार्क्ट। ये पिक्चर आपके सामने है। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट आपके चलेंगे आपकी वीडियोस की तरफ, थोड़ा सा इसको रिकॉल करते हैं। हम लोग एनिमेटेड वीडियोस अब हम देखने जा रहे हैं स्ट्रोक से रिलेटेड के क्या होता है, उसके अंदर किस तरह की होती है, क्या पैथोलॉजी होती है। आपको बताया था ये ऑलरेडी मैंने स्टार्टिंग में। Ischemic stroke happens when a blood clot obstructs an artery. In some patients, the clot forms locally inside the blood vessels that supply the brain. This occurs when fatty deposits in an artery or cholesterol plaques rupture and trigger blood एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग जो है वो cases, a clot may travel to the brain from elsewhere in the body. रप्चर हो Most जाता है। commonly, this happens in patients with atrial fibrillation, a heart condition in which the heart does not pump properly. Blood stagnates in its chambers, and this facilitates blood clotting. The clots may then pass into the bloodstream, get stuck in smaller arteries of the brain, and block them. Hemorrhagic stroke, on the other hand, occurs when an artery leaks or ruptures. This can result from high blood pressure, overuse This of can blood factor thinners, into this blood anticoagulant drugs, or anticoagulants. abnormal formations of blood vessels, such as aneurysms and AVMs. As a hemorrhage takes place, brain tissues located beyond the site of bleeding are deprived of blood supply. Bleeding also induces contraction of blood vessels, narrowing them and thus further limiting blood flow. Stroke symptoms may include one or more of the following: paralysis of muscles of the face, arms, or legs, ये डिपेंड कर रहा होता है किस साइड पे swim, स्ट्रोक raise हुआ an है। arm, or difficulty walking, slurred speech or inability to understand simple speech, sudden and severe headache, vomiting, dizziness, or reduced consciousness. Cerebral stroke is a medical emergency and requires immediate attention. It is essential to determine if a stroke is ischemic or hemorrhagic before attempting treatment. This is because certain drugs used for treatment of ischemic stroke, such as blood thinners, may critically aggravate bleeding in hemorrhagic strokes. For ischemic strokes, emergency treatment aims to restore blood flow by removing blood clots. Medications such as aspirin and tissue plasminogen activator (TPA) are usually the ये first यूजलेस क्लिनिक options. स्ट्रोक के अंदर प्रोवाइड TPA की may जा be रही given होती है, intravenously, or in the बट case ये the symptoms have कॉन्ट्राइंडिकेटेड है advanced, हेमरेजिक के अंदर, delivered इसीलिए आपको directly पहले to the टेस्ट brain करना via पड़ता a है, catheter एमआरआई लेना inserted पड़ता है, through an सीटी artery करवाना at the पड़ता है कि groin. हेमरेजिक है या Blood इस्कीमिक है। clots may also be removed mechanically by a special device delivered through a catheter. Emergency treatment for hemorrhagic strokes, on the other hand, aims to stop bleeding, reduce blood pressure, and prevent vasospasm and seizures. These goals are usually achieved by a variety of drugs. If the bleeding is significant, surgery may be required to drain the blood and reduce intracranial pressure. Preventative treatments for strokes include removal of cholesterol plaques in carotid arteries that supply the brain, widening of narrowed carotid arteries with a balloon, and sometimes a stent. This is usually done with a catheter inserted at the groin. Various procedures to prevent rupturing of brain aneurysms, such as clipping and embolization, removal or embolization of vascular This is the preventive malformations, treatments. bypassing